पहले एपिसोड पे आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू। इसलिए अब हम अपने सिंप्लीफाइंग द अनसिम्प्लीफाइड एपिसोड 2 में आ गए हैं, और इसमें आज हम अपने एपिसोड 2 में ये बात करेंगे कि कैसे इंडिया चाइना की इकोनॉमी को बीट कर सकती है। और आज के लिए हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं परमेश रॉय, जो कि शिवनाडा यूनिवर्सिटी से बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं, और साथ ही में एनआईयूएस फिजिक्स स्कॉलर भी हैं होमी भाभा रिसर्च सेंटर पे। तो बताइए, आपने हमारा पहला एपिसोड देखा? जी ज़रूर, बहुत पसंद आया आपकी वार्तालाप केसीपी भैया के साथ। टॉक ऑफ द टाउन बन गई है वो तो। हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा रहा। इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा, बट अच्छा रहा रिस्पॉन्स। तो ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो बताइए, कैसे R&D इंडिया को हेल्प कर सकता है चाइना को इकोनॉमी को बीट करने के लिए? कैसे ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकता है चाइना की इकोनॉमी को बीट करने के लिए? ओके, तो जब आप बात करते हैं चाइना को बीट करने के लिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप चाइना को मतलब एज अ वर्ल्ड पावर बीट करना चाह रहे हैं। आई मीन ये कोई बहुत ही दूर की बात नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया की इकोनॉमी दूसरी सबसे बड़ी प्रबल दावेदार है वर्ल्ड सुपर पावर के स्पॉट के लिए आने वाले कुछ वर्षों में। और किसी कंट्री को एज अ सुपर पावर बीट करना, जैसा कि आपने पहले भी अपने ऑडियंस को बताया हुआ है, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो किसी कंट्री को अचीव करना पड़ता है। इकोनॉमी, एजुकेशन और मिलिट्री मोस्टली। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसी कंट्री की इकोनॉमी की, अगर इंडिया को अपनी इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी से बेटर बनानी है, इंडिया को अपनी जीडीपी चाइना की 17 ट्रिलियन जीडीपी से ऊपर ले जाना है, तो उसके लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया को अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट अच्छी रखनी पड़ेगी और जितनी अधिक हो सके उतनी अधिक करनी पड़ेगी। अब हालांकि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट ऑलरेडी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट है, बहुत हाई चल रही है, चाइना से ऊपर है, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होगा चाइना की इकोनॉमी को बीट करना। अब अगर आप इस लाइन को फिर से सुने तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि पर जब हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट चाइना की जीडीपी की ग्रोथ रेट से बेटर है, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि हम चाइना को बीट करेंगे। तो थिंग इज कि ये इतना सिंपल नहीं है। अब जब जीडीपी की ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं, तो बात ये आ जाती है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट मेजर होती है किसी कंट्री की खुद की जीडीपी के एज अ परसेंट। इंडिया का वो भी 6.5 चल रहा है, चाइना का 5 चल रहा है, लेकिन इंडिया का 6.5 ऑफ इंडिया की 3 ट्रिलियन इकोनॉमी इज मच लेस देन चाइना का 5% ऑफ 17 ट्रिलियन। तो एक वो फैक्टर है। दूसरी बात, इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहे ये कोई गारंटी नहीं है। अब अभी 6% है, कभी कुछ और हो सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या फैक्टर्स हैं। जीडीपी इज अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। तो R&D इज वन ऑफ देम। दिस इज वन पर्सपेक्टिव, R&D इज वन ऑफ देम। अब अगर मैं नॉर्मली एज अ फंक्शन की बात करूं, तो R&D तो बेसिकली जीडीपी की ग्रोथ रेट इज अ फंक्शन ऑफ लॉगरिथम ऑफ R&D। लॉगरिथमिक फंक्शंस मतलब लाइक दिस, मतलब मेरे साइड से आपके साइड से लाइक दिस मूव करते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए कोई नई रिसर्च फील्ड आई, तो स्टार्टिंग में काफ़ी तेज़ी से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे। कोई इफ इट इज़ अ फिनिश प्रोडक्ट, मतलब वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, स्टार्टिंग में काफ़ी तेज़ी से असर पड़ेगा उसका कंट्री पे, धीरे धीरे स्लो डाउन कर जाएगा इट्स लॉगरिथम में। और अब आप ये कह सकते हैं कि लेकिन जब R&D स्लो डाउन कर जाता है, तो फिर डज इट मीन कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है?
तो मेरा आंसर है नो। रीज़न ये है कि ये किसी एक गिवन रिसर्च फील्ड का पॉइंट है, स्टैग्नेशन। नई फील्ड्स हर रोज कहीं ना कहीं पैदा हो रही है। क्या हमें पता है कौन सी कंट्री में कब कौन सी नई ब्रेक थ्रू आ गई जिसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है? कोई नज़र तो रखे नहीं है सब पे। तो इस वजह से किसी भी कंट्री को ओवरऑल सिर्फ अप्लाइड साइंसेस नहीं, सिर्फ वो नहीं जो हमें पता है कि हाँ भाई क्वांटम टेक्नोलॉजी हमें पता है उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एआई का पता है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो उसमें तो इन्वेस्ट करना ही करना है ऑब्वियसली। अगर हमें सारे पॉसिबिलिटीज़ को साथ लेके चलना है तो हमें बेसिक साइंस की भी फंडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि बहुत कम है स्पेशली इंडिया में। इंडिया का R&D एक्सपेंडिचर एज अ % ऑफ GDP सिर्फ 0.6 है, चाइना का 2.1 है। 1993 में इंडिया का 0.6 ही था और चाइना का भी 0.6 था। 1994 से 2023 तक क्या हुआ? चाइना ने एक तरफ उस 0.6 को 2.1 पे लेता गया चाइना, और उसके साथ ही उसकी इकोनॉमी भी जो कि इंडिया की इकोनॉमी के भी इक्विवेलेंट थी वो 17 पे पहुंच गई। इंडिया के अभी 3 पे है और R&D भी 3 पे। तो ये जो कोरिलेशन है ये आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ, तो इसे धीरे धीरे बढ़ाना होगा। लेकिन अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन को कंपेयर करें, इंडिया के रूरल पॉपुलेशन, और वहीं चाइना के हम रूरल पॉपुलेशन को कंपेयर करें, तो उसमें काफ़ी खास फर्क है। चाइना के रूरल पॉपुलेशन में चाइना के लिए रूरल पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, पॉवर्टी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे लिए ये प्रॉब्लम है और हमारे साथ ये चैलेंज भी है। तो क्या हमारा जो रूरल पॉपुलेशन है और हमारा जो पॉवर्टी का परसेंटेज है उसके हिसाब से क्या जी 0.6% स्पेंडिंग सही नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चाइना में करेंटली पॉवर्टी नहीं है अकॉर्डिंग टू द सेट डेडलाइंस, सेट गाइडलाइंस बाय IMF एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। चाइना में अभी कोई पुअर नहीं है। क्या 20 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा कैसे हुआ? पॉवर्टी कैसे खत्म हो गई चाइना से? मेरा पॉइंट ये है कि अभी अगर इस 0.6 को हम ऊपर ले जाने के बारे में नहीं सोचें तो इंडिया से पॉवर्टी कभी जाएगी ही नहीं। अगर आप कहें कि सिर्फ सोशल वेलफेयर स्कीम्स से पहले मैं पॉवर्टी मिटाता हूँ, उसके बाद पॉवर्टी मिट जाए तो मैं अपनी बाकी की इकोनॉमी पे ध्यान दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि किसी गरीब को पैसा बांटने से उसकी गरीबी नहीं मिटती। गरीबी मिटती है उसे जॉब देने से, उसे जॉब देने से, उसे एजुकेशन देने से, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करने से। तो हालांकि सोशल वेलफेयर स्कीम्स बहुत ज़रूरी है इमीडिएटली। पॉइंट इज कि वो सॉल्यूशन नहीं है इन द लॉन्ग टर्म। सॉल्यूशन इकोनॉमी को ऊपर ले जाना ही है। अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं अपने 0.6% की स्पेंडिंग को ऑन R&D मैं फिर 2.5 तक अचानक से लेता जाऊँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पड़ जाएंगी कंट्री में। उनका क्या? क्योंकि वो कहीं और का पैसा इधर आ रहा है, तो उनका क्या? तो मेरा जवाब ये रहेगा कि उसे इस प्रोसेस को हमें क्वाज़ी स्टैटिकली प्रोसीड करना पड़ेगा। बेसिकली क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस से मेरा ये मतलब है कि किसी भी प्रोसेस को, मान लीजिए ये हम सबने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, किसी कंटेनर में कोई गैस है, ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है, उस पर आप अचानक से कोई वेट डाल देंगे तो कुछ देर के लिए उस गैस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, बहुत फ्लक्चुएशन होता है, कुछ टाइम के बाद जाके वेल डिफाइंड हो जाती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर आप अचानक से एक जंप लेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, लेकिन एक ग्रेजुअल इंक्रीज करने में
ओवर द ईयर्स 0.6 to 0.7 to 0.8 ग्रेजुअली इंक्रीज करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी और वहाँ पे ले जाना इज़ अ मस्ट अकॉर्डिंग टू मी। अभी थोड़ी देर पहले आपने जीडीपी ग्रोथ की भी बात की, तो एसएनपी की ग्लोबल रिपोर्ट आई इकोनॉमी पे, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट है इवन इन कंपैरिजन टू चाइना। और अगर हम 2030 के पीरियड को हम कंपेयर करें तो अभी का ये प्रेडिक्शन है कि इंडिया 7% पे ग्रोथ रेट पे वो करेगा, और अगर चाइना का हम देखें तो वो सिर्फ 4% है। तो क्या फिर ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि हमारी 44% पॉवर्टी भी है। मैं फिर से पॉवर्टी पे आना चाहूँगा, हमारी 44% पॉवर्टी भी है, और हमारा जब फास्टेस्ट ग्रो कर ही रहा है तो फिर से हमें क्या नीड है R&D पे स्पेंड ज़्यादा बढ़ाने की। यहाँ पे बात फिर से वही आ जाती है कि हमारा एम क्या है। हमारा एम है लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबली ग्रोइंग इकोनॉमी हासिल करना। वो एम R&D पे 0.6% स्पेंड करके नहीं हो सकता मेरे ओपिनियन, क्योंकि अगर आप किसी भी ग्लोबल सुपर पावर को देखें, इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड कंट्री को देखें, वो सब हमसे काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं ऑलरेडी। तो ज़्यादा ब्रेक थ्रूज कहाँ होंगे उन कंट्रीज में जो ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं R&D पे, है कि नहीं? अभी मान लीजिए AI में जो रेवोल्यूशन हो रहा है, कौन सी कंपनी कर रही है? ओपन एआई कहाँ भेज रही है? US में। क्यों? क्योंकि US 2.8% स्पेंड कर रहा है अपनी GDP का R&D में। तो दूसरी कंट्रीज हमसे काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं R&D में। इजराइल अपने आप को इन अटैक से कैसे बचा पाया? कैसे बचाता है? जो आयरन डोम उसने बनाया, कैसे बनाया? क्यों इजराइल ने बनाया? क्यों नहीं हमने बनाया वो? इजराइल 4% से ज़्यादा स्पेंड कर रहा है R&D पे। तो छोटा सा देश है। और पॉइंट इज नॉट जस्ट अबाउट द परसेंटेज। US का 2.8% इज ऑलरेडी मच ग्रेटर देन इंडिया का 2.8%। बट फिर भी हम 2% भी नहीं स्पेंड कर रहे, 0.6% स्पेंड कर रहे हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आने वाले ब्रेक थ्रूज होंगे वो हमारे यहाँ होंगे? इसलिए हम देखें तो ये जो S&P की जो ग्लोबल रिपोर्ट है, ये दो कंट्री को सबसे फास्टेस्ट बताई है। एक इंडिया तो है ही, लेकिन एक इंडिया से भी एक ऊपर पायदान पे है, वो कंट्री है वियतनाम। राइट। और वियतनाम हम देखें तो सेमीकंडक्टर में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस कर रही है, और पूरे वर्ल्ड को सेमीकंडक्टर वो प्रोवाइड करती है, तो उन पे उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना फोकस्ड है। हम देखें तो आपकी बात कुछ हद तक सही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने पे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। इसके और बिग ब्रेक थ्रूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग टर्म में रैदर देन बस किसी अप्लाइड साइंस पे वर्क करना। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये IMF की वेबसाइट आप IMF की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको क्लियरली ये लिखा मिल जाएगा कि बेसिक साइंस की फंडिंग लॉन्ग टर्म में कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है रेदर देन अप्लाइड साइंस। एक और चीज़, अगर ये इंडिया स्पेंड बढ़ाता है तो आम पब्लिक पे, इंडिया की आम पब्लिक पे इसका क्या डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा? आम पब्लिक पे शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुश्किलें पड़ सकती हैं अचानक से। मतलब जब आपने परसेंटेज बढ़ाया तो जैसा कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में कुछ फ्लक्चुएशंस होंगे, दूसरे एरियाज के फंडिंग में कुछ शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एंड बेस्ट एग्जांपल जो हमारे सामने है वो है चाइना। चाइना में पावर्टी हमारे जैसी थी 20-30 साल पहले, आज कोई पुअर ही नहीं, तो नेट इफेक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ेगा। कुछ ऐसा एग्जांपल्स बताइए कि जैसे कि इंडिया अगर स्पेंड बढ़ाता है तो रियल लाइफ एग्जांपल बताइए कि जैसे कि इंडिया के आम पब्लिक का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो सकता है। अगर आपको कुछ एग्जांपल्स चाहिए तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो हिस्ट्री हमें देती है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बेसिकली वो स्टार्टिंग पॉइंट था कंट्रीज की इकोनॉमी में जो बूम आया उसका। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे हुआ? कोई रातों रात तो हो नहीं गया।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा फैक्टर था सालों से डेवलप हो रही स्टीम इंजन्स और थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी साथ में, क्योंकि जो इनिशियल स्टीम इंजन्स थे वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। उसके साथ ही एक और ब्रेक थ्रू था हमारी थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी, जो कि उन इंजन्स की एफिशिएंसी को हम स्टडी कर पाए कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ठीक है 1-TL/TH दोनों हीट रिजर्वॉयर्स के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा डिफरेंस होगी आपकी हीट रिजर्वॉयर्स के टेम्परेचर की, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। तो ये सब हमें कैसे पता चला? टेक्नोलॉजी और बेसिक साइंस दोनों साथ में प्रोग्रेस कर रहे थे तब, और उसका नेट रिजल्ट तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उससे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल पॉसिबल ही नहीं है इस क्वेश्चन पे देना, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लोगों की लाइफ जितनी बेटर की हैं वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट ईजी टू कॉम्प्रीहेंड हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। और एक छोटा सा एग्जाम्पल बस ये प्रूव करने के लिए कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारी लाइफ इंप्रूव की। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 35 साल थी, आज 70 साल है। तो आप भी रिसर्च फील्ड में ही काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आपका रिसर्च फील्ड जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं वो कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे काम आ सकता है? और बार बार आप स्पेंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के बारे में, तो उससे रिलेटेड भी आप बताइए कि गवर्नमेंट का क्या रोल है आपके रिसर्च फील्ड के स्पेंडिंग में? ज़रूर। तो फिलहाल मैं स्पिनट्रॉनिक्स में काम कर रहा हूँ अंडर माय सुपरवाइजर डॉक्टर सुचेता मंडल, हु इज़ वेल नोन रिसर्चर इन दिस फील्ड। और स्पिनट्रॉनिक्स बेसिकली एक फील्ड है जो ये कहती है कि आप इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में हम सबको पता है। हर इलेक्ट्रॉन का अपना स्पिन होता है, और वो स्पिन अगर हम उसे एक फ्लक्चुएशन दें, पर्टर्बेशन दें किसी सिस्टम में, कोई मटेरियल ले लीजिए आप, फेरोमैग्नेटिक आयरन ले लीजिए, और आप उस स्पिन को एक डिस्टर्बेंस दें किसी मैग्नेटिक फील्ड से, फिर जैसे भी, तो वो स्पिन प्रीसेस करेगा, प्रीसेस करना स्टार्ट करेगा, और उसके प्रीसेशन से उसके जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके भी स्पिन्स डिस्टर्ब होंगे, और वो सब प्रीसेस करना शुरू कर जाएंगे। तो इससे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी पूरे सिस्टम में, एक डिस्टर्बेंस की वेव क्रिएट होगी बेसिकली, जिसे हम कहते हैं स्पिन वेव। अब हम स्पिनट्रॉनिक्स में हम क्यों इंटरेस्टेड हैं इस स्पिन वेव में? हम इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि देयर इज अ थिंग कॉल्ड करंट, जिसके बारे में हम सबको पता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे फंडामेंटल चीज़ है, मैं कह सकता हूँ। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर आपके कंप्यूटर्स, सब उस करंट के मूवमेंट के अराउंड बेस्ड है। उस करंट के प्रेजेंस और उसके मूवमेंट को रिडायरेक्ट करके हम ऐसे इक्विपमेंट्स बना पाते हैं, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस बना पाते हैं। तो स्पिनट्रॉनिक्स में हम ये कहते हैं कि मैं उस स्पिन वेव को एज अ करंट यूज करूँगा इंस्टेड ऑफ करंट यूज करूँगा बेसिकली। तो अब हम उस स्पिन वेव को मैनिपुलेट करने के तरीके सीख रहे हैं, लॉजिक गेट्स वगैरह बना रहे हैं, और उसके अराउंड एक आर्किटेक्चर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। Basically we are trying to create a alternative of electronics, which is spintronics. और the reason we are doing this is because current generate करने में जो एनर्जी खर्च होती है एक स्पिन वेव क्रिएट करने में, उससे कई ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लेस एनर्जी खर्च होती है। तो if अगर हम ऐसे डिवाइसेस बना पाए जो स्पिन वेव को यूज़ करते हो, तो और उन्हें यूज़ में ला पाए, तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन कई ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। और जो आपका दूसरा पार्ट था गवर्नमेंट का रोल इसमें, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ कई इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो जिन्हें फंडिंग मिली है इस एरिया में रिसर्च करने के लिए। और मेरे हिसाब से अभी फंडिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द नीड। तो थैंक यू, आप इस एपिसोड में हमारे लिए जुड़े।
ऑडियंस को बताया आपने कि कैसे R&D एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले कर सकता है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इट इज़ माई प्लेजर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए, और होप टू सी यू अगेन इन फ्यूचर। या श्योर। तो वीडियो ख़त्म होने के पहले हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार आप ऑडियंस को हमारे बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। नोटा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब नोटा जितना वायरल होगा हमारा चाइना की इकोनॉमी को बीट करने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।